हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 10। हम कर रहे हैं यूनिट 2 जो है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इससे पहले हमने इसकी 9 क्लासेस को कवर कर लिया है। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको आप देख सकते हो, चैनल को सर्च करके भी देख सकते हो। साथ में ही अब इसकी क्लासेस जो है 2 या 3 लगेंगी तो उसको लगाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और प्लेलिस्ट को भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, इससे पहले हमने इसकी 6 यूनिट को कवर कर लिया है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका भी प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया जाएगा, तो उसको भी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप जो है अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का आपका टॉपिक रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है लागत लेखांकन। अब लागत क्या होती है, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए लागत क्या होती है। तो जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करने में जितना भी आपका खर्चा आता है, एक्सपेंसेस आपके जितने भी लगते हैं, प्रोडक्शन करते हो आप गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल परचेज करोगे, कुछ आप और चीज़ें परचेज करोगे, उसके लिए लाइट लगेगी, पानी लगेगा, मशीनरी आपकी चलेगी, आप एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, डेली वेजेस के ऊपर खर्चे आपके होते हैं, उन सबको कॉस्ट बोलते हैं। जब उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसकी कंट्रोलिंग की जाएगी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसी को आप बोलते हो कॉस्ट एनालिसिस या कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कि क्या किया जाएगा, कॉस्ट के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। कॉस्ट के लिए ही जितना खर्चा आपका आता है उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसी को कंट्रोल किया जाएगा, उसी को एनालिसिस किया जाएगा, तो उसको आप बोलते हो कॉस्ट अकाउंटिंग। So cost accounting is a branch of accounting that focus on recording, analyzing and controlling the cost associated with the producing goods or providing services. ठीक है, its main goal is to help a business understand and manage its expenses to improve profitability and efficiency. अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है ताकि आप ये देख सको कि आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तब वहां से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेजर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी वहां से होगी जब आप अपने खर्चों को देख लोगे। उसके बाद देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। कॉस्ट ट्रैकिंग। अब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकॉर्ड देख सकते हो कहाँ पर कॉस्ट आपकी इंक्लूड हुई है, प्रोडक्शन में कहाँ पर हुई है, मटेरियल में कहाँ पे हुई है, लेबर ओवरहेड जो भी आपके फॉर एग्जांपल है ये, तो यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपकी कॉस्ट को इन्वॉल्व किया गया है। तो यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग से आप कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हो, कॉस्ट को क्लासीफाई कर सके हो, कैटेगराइज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट अलग रखोगे, वेरिएबल कॉस्ट अलग रख दोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप अलग अलग रख सकते हो। तो कॉस्ट को क्लासीफाई यहाँ से किया जा सकता है। कॉस्ट को कंट्रोल आप कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, मॉनिटर एंड रिड्यूस अननेसेसरी स्पेंडिंग। अब आप कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्शन करने में, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कितना आपका खर्चा हो रहा है। अननेसेसरी अगर कोई खर्चा होता है तो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। कॉस्ट को एनालिसिस कर सकते हो, जो आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करवाता है। इंसाइट मतलब एनालिसिंग, पूरा एक व्यू आपको बताता है जहां से आप डिसीजन ले सकते हो, प्राइसिंग का डिसीजन ले सकते हो, बजटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस कर सकते हो। तो ये है इसके कुछ फीचर्स। इसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप मार्जिनल अकाउंटिंग भी बोल सकते हो। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका एक इंटरनल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो मैनेजर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जितने भी अकाउंट्स, उसको मैनेज किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग की जाती है, उसको आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग उसको बोलते हो। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो प्रिपेयर करती है, एनालिसिस करती है, प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ताकि मैनेजर को हेल्प हो सके बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, ताकि मार्केट में बिजनेस डिसीजन वो ले सके, इसको इन्फॉर्म कर सके। जो मैनेजर्स होते हैं, देखिए ना, जो आपकी कंपनी होती है, कंपनी के बीच में, बिजनेस के बीच में इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंस या नॉन फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है? आपके मैनेजर्स ही तो लेते हैं। तो मैनेजर्स के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा, उनको एनालिसिस किया जाएगा, उनको प्रिपेयर किया जाएगा, तो उसी की अकाउंटिंग जब की जाएगी उसको आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हो। इसके फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्टली इंटरनल यूज। आप जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंटरनली यूज करते हो आप इसका, क्योंकि इंटरनल होती है। ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट इसको देखता है, इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा ही इसको डिज़ाइन किया जाता है, तो इसके लिए फाइनेंशियल होती है, तो इसके लिए इसको इंटरनल यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है।
डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, ये क्या करती है, जो आपके मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो आपके मैनेजर्स ही लेते हैं, तो मैनेजर्स को हेल्प करती है कि वो अच्छे से डिसीजन वहाँ पर ले सकें, प्लानिंग के रिगार्डिंग, बजटिंग के रिगार्डिंग, फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग, एंड इवेलुएट कर सकें बिजनेस परफॉर्मेंस को। उसके बाद फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब फ्यूचर की ओर देखता है, फ्यूचर में ट्रेंड क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को नहीं देखते हैं, फ्यूचर की ओर देखते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं रिपोर्ट को अपने हिसाब से, इंक्लूड किया जाता है बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि इसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार का डेटा इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद आपके पास आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी हमने पढ़ा मार्जिनल अकाउंटिंग, अब देखते हैं कॉस्टिंग क्या होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक वेयर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज है, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपके सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज किया जाता है, इसी को ही यूज किया जाता है, बल्कि फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पर रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो यही चीज है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसको आप मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग भी आप इसको बोलते हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही आप कंसीडर करते हो प्रोडक्शन के लिए, जबकि आप फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पर किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो रिटर्न ऑफ उसको आप करते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का? मार्जिनल कॉस्ट, सबसे पहले तो आपके आएगी मार्जिनल कॉस्ट, आप बोलते हैं किसको हो? तो मार्जिनल कॉस्टिंग आप उस कॉस्ट को बोलते हो जब आप अपनी कॉस्ट में एक वन मोर यूनिट को ऐड करते हो, जिसकी वजह से जो आपकी टोटल प्रोडक्शन में जो एक्सपेंस आपके बढ़ते हैं, जो कॉस्ट आपकी आती है, उसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, जो कि हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा है। वहां पे हमने टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए चीज़ों को रिलेट कीजिए, जब आप रिलेट करोगे तभी आपके 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ में ही क्लियर होते चलेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है जहां पर आपकी कॉस्ट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं रहता है, वो वेरी नहीं करती है, वो फिक्स रहती है ऑलवेज, चाहे जितना भी आप प्रोडक्शन करो, जितनी भी आपकी कॉस्ट हो, वहां पर आपकी कॉस्ट फिक्स रहेगी। उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दोगे तब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये आपका प्रॉफिट होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज कहाँ किया जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए, एंड एनी रिमेनिंग अमाउंट इज प्रॉफिट, जो बच जाता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन को बेसिकली आप क्या बोलते हो? प्रॉफिट ही बोलते हो। प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन होगा उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में जैसे फिक्स कॉस्ट को आप माइनस कर दोगे तब आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन को बेसिकली आप प्रॉफिट ही बोलते हो। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं आपके मार्जिनल कॉस्टिंग की। सिंपलर कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपलर होता है, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, यूजफुल होता है ब्रेक इवन एनालिसिस एंड प्रॉफिट प्लानिंग करने में, एंड इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इग्नोर करता है फिक्स्ड कॉस्ट को इन प्रोडक्शन वैल्यूएशन में। यस, हमने देखा फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करता है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को ही लेता है अपनी यूनिट में जब भी प्रोडक्शन किया जाएगा। नॉट सुटेबल फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि ये इंटरनली मैनेजमेंट के द्वारा इसको यूज किया जाता है, तो इंटरनली ही ये यूज होता है। एक्सटर्नली कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है तो वहां पर इसको यूज नहीं किया जाता है। मे नॉट बी इफेक्टिव इन लॉन्ग रन व्हेन वेयर फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो मैटर। तो लॉन्ग टर्म में ये आपका यूज नहीं होगा क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म में आपकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये यहीं से पता चलता है कि ये जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है वहीं पर आप इसको यूज करते हो, शॉर्ट टर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो आप जिसको बोलते हो। ठीक है, अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का क्या होती है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो वो होती है जो आपके ऐसे रिलेशनशिप को शो करती है जहां पर कंट्रीब्यूशन एंड सेल का जो है रिलेशनशिप होता है। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट का आ गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम का आ गया मार्जिन रेशो। ठीक है, इस की मैट्रिक in marginal costing that show the relationship between contribution and sale। contribution and sale के बीच में जो relationship को दिखाता है उसी को profit volume ratio बोलते हैं। It help assess how efficiently a company is generating profit from its sales। अब ये क्या दिखाता है? जो आपका profit volume PV ratio होती है, ये आपको दिखाता है कि किस तरह से एक कंपनी एक दक्षता पूर्वक तरीके से प्रॉफिट को प्राप्त करती है अपनी सेल करके। तो कहाँ से आएगा प्रॉफिट? तो सेल करने से ही आएगा। अगर आप अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर उसको आप सेल करोगे तो प्रॉफिट तो वहीं से बनेगा। जब आपका प्रोडक्शन बिकेगा, आपका सामान बिकेगा, तो सेल करने से आपको प्रॉफिट हो। तो ये देखता है कि सेल करने से आपको कितना प्रॉफिट होता है, उसी को आप पीवी रेशो बोलते हो। पीवी रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100।
इस तरह से आप इसको निकालते हो। सिग्निफिकेंस क्या है पीवी रेशियो के? आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर, तो सीधी सी बात है कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है तो प्रॉफिट को ही दिखाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक आपका ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको तो ना एक्सपेंस होते हैं ना ही आपको कोई प्रॉफिट होता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है, जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हो। ठीक है, जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, अब यहां से आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? असेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट्स, शो हाउ मच सेल्स नीड टू इंक्रीज टू अचीव अ डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब कि ये आपको शो करता है कि आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, जितना आपने प्रॉफिट सोचा है उतना प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कंबाइंड होता है पीवी रेशियो का। ठीक है, इट हेल्प कैलकुलेटिंग हाउ मच सेल कैन ड्रॉप बिफोर अ बिजनेस इनकर लॉस। मतलब कि ये क्या बताता है आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ये बताता है कि आपको कितनी सेल को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, या आपकी कितनी सेल ड्रॉप हो रही है। अगर आपके बिजनेस में लॉस अगर आपको हो रहा है तो कितनी सेल आपकी ड्रॉप हुई है, कितनी सेल को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आपको लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर। बेसिकली आप इसको इतना समझ सकते हो कि अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस किस वजह से हो रहा है, मतलब सेल की वजह से हो रहा है। अगर आपकी सेल नहीं हो रही है तभी तो लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस आपका हो रहा है सेल की वजह से, कितनी सेल आपकी ड्रॉप हुई है जिसकी वजह से आपको जो है बिजनेस में लॉस उठाना पड़ रहा है, तो उसी को ये बताता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो डिटरमाइन करता है जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट, BEP आप इसको बोलते हो, BEA वहां पर जहां पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है, मतलब कि जितने आपके खर्चे हो रहे हैं उतनी ही आपको इनकम हो रही है, कोई भी आपको वहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अजम्पशन क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस की? कुछ अजम्पशन है, कुछ मान्यताएं दी गई हैं, इन मान्यताओं को ध्यान में रखा जाता है जब भी आपका ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट कैन बी क्लियरली डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। जो भी आपकी कॉस्ट होगी, जितने भी आपके खर्चे होंगे, लागत होगी, उस लागत को फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों में क्लियरली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो ये इसकी अजम्पशन है। उसके बाद है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट। बोला जाता है कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई वेरी नहीं की जाएगी। अगर आप 100 यूनिट को बेच रहे हो, 100 यूनिट में हर एक यूनिट का प्राइस एक समान होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिहेव लीनियरली। अब जो आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू है वो कैसे लीनियरली, रैखिक रूप से वो आपका बिहेव करना चाहिए। जैसे अज्यूम किया जाता है जैसे स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन सेल कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में कैसा है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, उसके बीच में कोई भी जो है वो क्रॉसिंग आपका रिलेशनशिप नहीं है। कैसा है, लीनियर है, इक्वल है। जैसे कि आप इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर आपका ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से आपका जो रिलेशनशिप है, ना कि आपका रिलेशनशिप ऐसे है, इस तरह से नहीं है, बीच में से वो किसी को काट नहीं रहा है, लीनियर है। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बल्क बाइंग और ओवर टाइम पे मोर डिसॉर्ट दिस। ठीक है, तो ये सब इसका है। प्रोडक्शन इक्वल सेल, यहाँ पर ये मान्यता है कि आपका प्रोडक्शन जो होता है वो सेल के बराबर होना चाहिए। नो चेंज इन इन्वेंट्री, एवरीथिंग प्रोड्यूस इज सोल्ड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इन्वेंट्री में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन आपकी बन रही है, जितना भी आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो वो सारी की सारी बिक जा रही हैं, ये आपकी मान्यता है। सिंगल प्रोडक्ट और कॉन्स्टेंट सेल मिक्स, आपका सिंगल प्रोडक्ट जो है या तो सिंगल प्रोडक्ट रहेगा या तो कांस्टेंट सेल मिक्स रहेगी। आप या तो आप एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या तो आपकी जो सेल है वो कांस्टेंट है। ठीक है, नो चेंज इन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, आपकी दक्षता में और आपकी प्रोडक्टिविटी में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम कैसा है, इसका टाइम फ्रेम कैसा है, शॉर्ट टर्म है। कैसा है आपका टाइम फ्रेम, कैसा है, समय अंतराल कितना है इसका, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, ये इसकी मान्यता है। शॉर्ट टर्म में ही आपको BEP हो सकता है। नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और मार्केट कंडीशन, अब इसकी ये मान्यता है कि आपकी टेक्नोलॉजी में, आपकी मार्केट कंडीशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तब आपका ब्रेक इवन एनालिसिस में भी चेंजेस आएंगे,
वहां पर हो सकता है आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, हो सकता है लॉस ज्यादा हो जाए अगर टेक्नोलॉजी में आप चेंजेस करते हो और किसी तरह की मार्केट कंडीशन में अगर आप चेंजेस करते हो। तो यहाँ पर यह असम्पशन ली जाती है कि आपकी टेक्नोलॉजी में और मार्केट कंडीशन में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है ब्रेक इवन पॉइंट। जैसा कि हमने देखा, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल एट विच बिजनेस नीदर मेक अ प्रॉफिट और नॉर इनकर अ लॉस। ना तो वो प्रॉफिट बना रहे हैं ना तो वो इनकर कर रहे हैं लॉस को। एट दिस पॉइंट टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होती है यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरह से ये आता है। वाई ब्रेक इवन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्प करता है सेल को टारगेट करने में, असिस्ट करता है प्रॉफिट को प्लान करने में, एड सहायता करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अगर आपको प्राइसिंग से रिगार्डिंग डिसीजन लेने हैं, बस्टिंग के रिगार्डिंग लेने हैं, कॉस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेने हैं तो उसमें ये आपको हेल्प करता है। यूजफुल फॉर रिस्क असेसमेंट, अगर आपने रिस्क को असेसमेंट करना है, उसके लिए असेसमेंट उसको करना है तो उसके लिए भी यूजफुल आपका रहता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसा कि हमने अभी देखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही होता है कि जो आपका एक्चुअल सेल होता है, ब्रेक इवन सेल होता है, उसके बीच के डिफरेंस को ये बताता है। मतलब कि बेसिकली ये बताता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि जब भी आपको लॉस होता है तो लॉस अगर आपको हो रहा है तो उसके लिए आपने कितनी सेल को ड्रॉप किया है जिसकी वजह से आपको लॉस उठाना पड़ा है, कितनी आपकी सेल कम हुई है जिसकी वजह से आपको बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब बस इतना ही है। इंप्रूवमेंट इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप इंप्रूवमेंट किस तरह से कर सकते हो? इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, आप क्या कर सकते हो? सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो मार्केटिंग एफर्ट को, अट्रैक्ट मोर कस्टमर। आप अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ा सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बढ़ाने का मतलब ये होगा कि आपको अपने सेल को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेल ड्रॉप हो गई है जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। तो उसके लिए आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो। रेवेन्यू किस तरह से आएगा? आगम किस तरह से आएगा? जब आप अपनी सेल को बढ़ाओगे। ठीक है, जब आप मोर कस्टमर को अपने बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की ओर अगर आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तभी तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तभी तो सेल बढ़ेगी, तभी तो रेवेन्यू आएगा। एक्सपैंड प्रोडक्ट रेंज और इंटर न्यू मार्केट, या तो आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट की रेंज को या तो न्यू मार्केट में इंटर करना पड़ेगा, तभी तो आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो। इंप्रूव सेल चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, या तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स चैनल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क को आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आपकी सेल बढ़ पाएगी। इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा प्रमोशन और लॉयल्टी प्रोग्राम टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम, तो आप प्रमोशन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, प्रमोशन एंड लॉयल्टी प्रोग्राम को आप बढ़ा सकते हो, प्रमोशंस आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज सेलिंग प्राइस, अब आप क्या कर सकते हो? अपने जो प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस आप उनको इंक्रीज कर दो, तभी भी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। रेज कर दो प्राइस को केयरफुली, आप विदाउट लूजिंग योर कस्टमर। अगर आप देखिए, अगर आप मान लीजिए 30 रुपए की कोई चीज बेच रहे थे, अगर आपने सडनली उसका प्राइस 40 रुपीज कर दिया, 40 रुपये आपने कर दिया, तो हो सकता है आपके जो कस्टमर हैं वो उन चीज़ों को ना खरीदें। आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी या तो कुछ ना कुछ आपको उसे चेंजेस करना पड़ेगा प्राइस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप प्राइसेस को बढ़ाकर भी अपने कस्टमर को लूज किए बिना जो है सेल को एक्सपेंड कर सकते हो। ऐड कर सकते हो वैल्यू एडेड फीचर, कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दो, नए नए फीचर आप प्रोडक्ट में ऐड कर दो, तभी भी आपके कस्टमर जो हैं जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं ठीक है इसके प्राइस आपने बढ़ाए। जैसे आपके वो होते हैं, आपके ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में लिखा होता है ना 15% एक्स्ट्रा, अगर उसके लिए आप 20 रुपये की कोई चीज़ है, अगर उसने उसका प्राइस बढ़ गया 25%, लेकिन उसमें 15% एक्स्ट्रा भी तो मिल रहा है, अगर उसका प्राइस आपका बढ़ा है तो उसमें क्वांटिटी भी तो बढ़ गई, तो वो जस्टिफाई करता है ना आपके प्राइस को कि प्राइस बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, क्योंकि इसमें तो एक्स्ट्रा आपको चीज़ दी गई है। तो इस वजह से भी आप अपने फीचर को वैल्यू ऐड यहाँ पर कर सकते हो ताकि आपके प्राइस भी जस्टिफाई हो जाए। फोकस करता है प्रीमियम, फोकस कर सकते हैं आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर विद हायर मार्जिन, तो आप वहाँ से हायर मार्जिन ले सकते हो अगर आप अपने प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हो। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस कर सकते हो वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी होती है जो वेरी करती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, कम करके भी आप प्राइस को बढ़ा सकते हो, आप जो है वो सेल को इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आता है रिड्यूस फिक्स्ड कॉस्ट, आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस करके भी फिक्स्ड कॉस्ट को कम करके, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी होती है जो आपको वेयर करनी ही पड़ेगी, अगर आप उसको कम कर देते हो तब भी आप पैसा बचा लोगे। ठीक है, ठीक है, बचा लोगे ना, तो उस तरह से भी आप अपनी सेल को एक्सपेंड कर सकते हो, उस पैसे को आप प्रोडक्शन में लगा सकते हो जहां से आपको सेल बढ़ जाएगी। इंप्रूव प्रोडक्ट मिक्स, अब आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट मिक्स कर सकते हो। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होगा कि एक साथ आप बहुत सारे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में बहुत सारी वेराइटीज आप जो है वो बेच सकते हो, प्रोडक्शन प्रोड्यूस आप कर सकते हो, जहां से भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका मिल जाएगा। ठीक है,
इनहेंस कर सकते हो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, जो भी आपके कार्यकाल है, इंटरनली आपका जितना भी काम होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगर आप बढ़ाओगे, मैनेजर्स अच्छे से काम करेंगे, एम्प्लॉय अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, कम टाइम के अंदर, कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन अगर आप करोगे, प्रोसेसेस को आप चेंज करोगे, स्ट्रीमलाइन करोगे, ठीक है, इंप्लीमेंट करोगे बेटर टेक्नोलॉजी को, सिस्टम स्मूदर ऑपरेशन अगर आप चलाओगे, तो हो सकता है कि आपकी सेल इंक्रीज हो जाए। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज कर सकता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके पास आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉस्ट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। अब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर एस्टैब्लिश फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। These standards are used as benchmark to compare with the actual cost incurred। मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रोडक्शन करोगे, तो प्रोडक्शन करने के लिए आप एक बेंचमार्क सेट करते हो, आप एक चीज़, आप एक कॉस्ट लगाते हो कि हो सकता है अगर आप इतनी प्रोडक्शन करोगे तो उतना आपका खर्चा आ सकता है, इतनी आपकी कॉस्ट आएगी। ये आपने बेंचमार्क सेट कर दिया, ठीक है। अब ये तो आपने कर दिया अपनी ओर से सेट, ठीक है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होगी। आपने ये सोचा कि इतनी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ इतनी आपकी कॉस्ट आएगी इस चीज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ये तो आपने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट अपनी रख दी। अब क्या हुआ, ये बेंचमार्क सेट हो गया। अब क्या किया जाएगा, इसका कंपैरिजन किया जाएगा कि जो आपकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है उसके साथ इसको कंपैरिजन किया जाएगा। मान लीजिए आपने बेंचमार्क सेट किया था 2 लाख का, आपको जो है इनकम, एक्चुअल कॉस्ट आपको कितनी आई, 1.5 लाख की आई, तो 50,000 तो आपने एक्स्ट्रा रखी थी। तो उसको कंपैरिजन करके देखा, जब 50,000 का आपको यहाँ पे कॉस्ट बच जाती है ना, पैसा आपको बच गया ना, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हो। मतलब कि जो आपने सेट की हुई है, बेंचमार्क सेट किया हुआ है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, उसको आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होते हैं, ये कॉस्ट को कंट्रोल करता है, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करता है, बजटिंग एंड प्लानिंग में हेल्प आपका होता है, फैसिलिटेट करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है, मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाता है क्योंकि इंप्रूव होते हैं प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से अपने स्टैंडर्ड मतलब गोल्स को वो अचीव करते हैं और मोटिवेशन उनको मिलती है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो अपनी कॉस्टिंग को। इसके बाद प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टेप्स क्या हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, इंजीनियरिंग स्टडीज एंड एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी, इनके लिए आपको स्टैंडर्ड को जो है निर्धारित करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कैन भी आइडियल होने चाहिए। अब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड देख रहे हो ना, किसके लिए आपको कॉस्ट लगानी है, या तो आप ओवरहेड के लिए लगाओगे, इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए लगाओगे, एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी के लिए लगाओगे, हिस्टोरिकल डेटा, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड हो गया, इसी के लिए तो आप कॉस्ट को लगाओगे, है ना। जब आपका एक बार स्टैंडर्ड हो गया, और स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, कैन भी आइडियल होना चाहिए, परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक कंडीशन को वो अचीव कर सके, इस तरह का स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी आई है, ये तो आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हो गई। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के साथ आपको एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, कलेक्ट करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट को। डेटा और प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी टेक्स प्लेस, इंक्लूड कॉस्ट ऑन मटेरियल, परचेज, यूज्ड लेबर, वर्कड एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, कॉस्ट हुई है, उसको आप रिकॉर्ड करोगे। अब कंपैरिजन किया जाएगा एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ, तब आपकी वेरिएंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको आप वेरिएंस बोलोगे। अब उसके बाद जो आपका वेरिएंस निकलेगा उसका एनालिसिस किया जाएगा। आइडेंटिफाई काउजेस फॉर एनी सिग्निफिकेंट वेरिएंस, जैसे इनएफिशिएंसी, वेस्ट, प्राइस, ठीक है, या चेंजेस आपके कुछ हुए हैं, तो या तो आपका वेरिएंस फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल कब होगा, जब आपकी कॉस्ट लेस होगी और स्टैंडर्ड से कॉस्ट लेस होगी। जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख का आपने स्टैंडर्ड रखा था, 2 लाख में से 1.5 लाख आपकी कॉस्ट आई है, 50,000 जो आपका बच गया वो क्या है, वो आपका स्टैंडर्ड है, वो पॉजिटिव है, वो फेवरेबल है। फेवरेबल क्या होगा, जैसे आपने 2 लाख का सेट किया था स्टैंडर्ड, आपकी जो है वो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है, 2.5 लाख आई है, तो 50,000 का आपको लॉस हो गया वहाँ पर, वो आपका अनफेवरेबल हो गया।
तो इसको आप एनालिसिस करोगे। उसके बाद रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके बाद क्या होगा, अब आप रिपोर्ट आप प्रिपेयर करोगे एंड कम्युनिकेट करोगे उस रिपोर्ट को, जो आपकी रिपोर्ट बनी है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल से उसको अब आप परफॉर्मेंस को जो है उसको आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है। टेकिंग करेक्ट डिसीजन, उसके बाद करेक्टिव डिसीजन लिए जाएंगे कि किस तरह से आप सेल को देखोगे, किस तरह से क्या देखोगे, बेस्ड ऑन वेरिएंस एनालिसिस इम्प्लीमेंट मेजर टू करेक्ट प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो भी उसमें उसके अंदर प्रॉब्लम्स होगी उसको मेजर किया जाएगा, प्रॉब्लम्स को जो है वो कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, और प्राइसेस को भी जस्टिफाई किया जाएगा। एडजस्ट स्टैंडर्ड फॉर नेसेसरी ड्यू टू चेंजिंग कंडीशन, तो ठीक है, एडजस्ट किया जाएगा स्टैंडर्ड को, अगर ज़रूरी है कंडीशन को चेंज करना है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं चेंजेस करना है तो उसको भी चेंज किया जाएगा। रिव्यू एंड रिवाइज स्टैंडर्ड, अब क्या किया जाएगा लास्ट में, उसके बाद जब सारी आपकी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा एंड रिवाइज किया जाएगा स्टैंडर्ड को दोबारा से। पीरियोडिकली रिव्यू स्टैंडर्ड टू एंश्योर दैट रिमेन रेलिवेंट एंड एक्यूरेट, जो भी बच गया है वो क्या रेलिवेंट है, एक्यूरेट है, सापेक्ष है, उसको ये देखा जाएगा, अपडेट किया जाएगा, स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट किया जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, प्रोसेस के साथ और मार्केट कंडीशन के साथ, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक्स। आज के टॉपिक में प्रोसेस भी हो गया, प्रोसेस को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एडमिट कार्ड अब आपका आ ही जाएगा कुछ दिनों में। आपके एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड है 21 जून से 30 जून के बीच में, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और JRF को हासिल कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।